हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर और उनके ऑफिशियल आंसर की लेकर के आऊँगा, तो आज से वो सिलसिला शुरू हो गया है। आज मैं फरवरी 2015 का पेपर डिस्कस करने वाला हूं और उसमें जो सीडीपी का पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट, वही क्वेश्चंस में पहले डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, फिर जैसे आपके कमेंट आएंगे वैसे ही आगे का काम होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ आंसर ही बताए हैं, उसके बारे में कुछ अलग से डिस्कशन नहीं किया है। क्योंकि मैं समझता हूं कि आप पढ़ करके आए हुए हैं, पेपर सर पे थे आपके, तो आपने काफ़ी पढ़ाई की होगी। ये वीडियो और जो भी वीडियो बनेंगे क्वेश्चन पेपर पे और उनकी ऑफिशियल आंसर की पे, वो आपके लिए सिर्फ एक रिवीजन की तरह होगा। आप देखिए कि आपने जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं कहीं से, क्या उसके आंसर आपने सही मार्क किए हैं, क्या वो बुक में सही दिए थे। एक तरीके से ये आपका रिवीजन की तरह होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको नए मिलते हैं या जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, उसको आप अलग से लिख लीजिएगा, उस टॉपिक को अलग से लिख लीजिएगा। और पेपर होने के बाद, वीडियो देखने के बाद, आप जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाकर के सर्च करके उसको पढ़िएगा, उसकी डिटेल में जाइएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। यार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, फेसबुक ग्रुप में डाल दीजिएगा और लोगों को इससे जोड़िए, क्योंकि जो सही चीज़ है वो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि जो सीटेट का रिजल्ट आता है 25% 30%, वो इस बार लगभग 80% क्रॉस हो जाए। तो मेरा जो सपना है यार, उसको पूरा करिएगा। अगर सही चीज़ लोगों तक पहुँचेगी और जो सही चीज़ है वो यही है कि जो ऑफिशियल है वही सही है, तो यार पक्का सबका सीटेट निकलेगा, सभी लोग पास हो जाएंगे। तो आज हम फरवरी 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे, फिर आने वाले समय में अगला जो सितंबर 2015 का पेपर था उसे डिस्कस करेंगे। फिर 2016 में 3 पेपर हुए थे, तो तीनों पेपर डिस्कस करेंगे। और फिर 2018 और फिर उधर 2014, 2013, 2012, 2011, तो ऐसे चलेगा कार्यक्रम। और वीडियो देखने के बाद आप पूरा मतलब कमेंट करिएगा कि और किस तरीके से वीडियो को अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि यार मेरे पास उतनी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब टेक्निक्स नहीं है कि मैं आपको एकदम पूरा डिजिटल बोर्ड पे दिखाऊं और पढ़ाऊं। मुझसे जितना भी आसान तरीके से हो सका वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। हो सकता है वीडियो आपको इंटरेस्टिंग ना लगे देखने में, वो उतनी आकर्षक ना हो, लेकिन यार जो काम की चीज़ है वो आप तक पहुंच रही है, और यही बहुत बड़ी बात है भाई। मैं बड़ा बड़ा बैनर लगा दूं और डिजिटल बोर्ड ले आऊं और उस पर अगर आपको गलत पढ़ाऊं तो क्या फ़ायदा। जो सही बात है वो आप तक पहुंच रही है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा है, और फिर आगे भी कमेंट करिएगा कि आगे किस तरीके से इसमें सुधार किया जा सकता है, अगर कोई भी चांसेस सुधार के बनते हैं तो आपके सजेशंस बिल्कुल वेलकम है उनका, बिल्कुल भी अपने सजेशंस दीजिएगा कमेंट में। और मैं ये बात भी मान के चलता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे हैं पहले से ही, तो एक ये जो वीडियो है एक बिल्कुल एक रिवीजन की तरह है। और मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, अपने ऑप्शन को टिक करिए, और फिर जो ऑफिशियल आंसर की मैं आपको दिखाऊंगा उससे मिलाइए कि क्या आपका वीडियो क्या आपका जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो पे और देखते हैं कि किस तरीके से 2015 में फरवरी में सीटेट में सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर क्या होता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए 30 मार्क्स में से, बिल्कुल ईमानदारी के साथ दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने वीडियो पे, चलिए। एक बार फिर से सभी को हाय हेलो। देखिए जो पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है फरवरी 2015 का, और बुकलेट का जो कोड है वो है कोड सी। ठीक है, अब हम बारी बारी से इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच भी करेंगे कि आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, या फिर सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। उम्मीद है आप अपना आंसर दे चुके होंगे। देख सकते हैं आप, ये आंसर जो है वो सेट सी का है, पेपर 1 मेन, और इसमें जो फर्स्ट है उसका आंसर है सेकंड, यानी कि शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ये इसका सही आंसर था। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता, या फिर उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता,
उच्च क्षमता, उच्च सृजनशीलता, सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति, या फिर उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, या उच्च वचनबद्धता। तो आप इसका आंसर करिए, मैं आपको इसका सही आंसर दिखाता हूँ। तो सेकंड का 4 सही आंसर है। तो देख लेते हैं 4 ऑप्शन कौन सा है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ये इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये कक्षा से कुछ छात्रों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, या फिर यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। देख सकते हैं तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असशक्तता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या, या अधिगम में असुविधा के। तो आप बताइए इसका सही आंसर। मैं आपको सही आंसर दिखाता हूँ। तो फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही है, और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि अधिगम में असशक्तता के ये लक्षण बच्चा दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, या कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताइए, मैं आपको ऑफिशियली सही आंसर बताता हूँ। देख सकते हैं फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन सही है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये है कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, या बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों 6 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आप बताइए फटाफट, मैं आपको दिखाता हूँ सही आंसर। तो आप देख सकते हैं 7th का फर्स्ट ऑप्शन सही है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। तो इसका सही आंसर तो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं 8 का थर्ड ऑप्शन सही है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना ये एक प्रभावशाली अध्यापिका के महत्वपूर्ण गुण है, या कुछ भी है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या खुले अंत वाले प्रश्न। तो इसका सही आंसर होने वाला है कि थर्ड ऑप्शन। देख सकते हैं 9 का थर्ड ऑप्शन सही है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये आकलन का कार्य नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया,
डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आपने कर लिया होगा और इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। देख सकते हैं 10वें का फोर्थ ऑप्शन सही है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये है कि डिस्ग्राफिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप या फिर भाषा? तो ये थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई होप आपने पढ़ा होगा और इसे कर लिया होगा। इसका सही आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं 11वें का फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये कि सामाजिक अनुभव, ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना या पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आई होप आपने कर लिया होगा और इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ और वो है फर्स्ट ऑप्शन। देख सकते हैं 12 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना ये बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेमस क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है। यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से या संवेगात्मक विकास से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं आप लोग 13 का फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है अपना संवेगात्मक विकास से ये पूरा का पूरा वाक्य संबंधित है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए या फिर ग्रेड एवं अंकों के लिए? तो ये तो काफ़ी सिंपल है, आई होप आपने इसका आंसर अच्छे से दे लिया होगा। अब आप अपने आंसर को मिलान करिए ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे 14 का सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि आपका प्रेरणा के लिए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फेमस है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? साम्यवधारण, आत्मसात्करण, संगठन या समायोजन? आप इसको अगर इंग्लिश से थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज इसकी टफ है, तो इंग्लिश पढ़िए, वो ज़्यादा आसान रहेगा और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 15 का सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि आत्मसात्करण, एसिमिलेशन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से या वैयक्तिक भिन्नता से? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे चुके होंगे, मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। तो 16 का फोर्थ ऑप्शन सही है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये है कि वैयक्तिक भिन्नता से यह जो आपका सिद्धांत है वो संबंधित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा या समावेशी शिक्षा? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। चलिए आपको इसका सही आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 17 का फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी कि जो आपका समावेशी शिक्षा है वो इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से या अनुकूल चिंतन से? आपने पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब जरूर जानते होंगे। चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो 18 का सेकंड ऑप्शन सही होने वाला है और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि अपसारी चिंतन से, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से ये रिलेटेड है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और जानते हैं उसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए
शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, तो इसका सही आंसर भी दे लिया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो ये कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुति, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। और 20 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति इसका सही ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 21 का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ये इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बहुत से लोगों को इसमें डाउट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप देख लीजिए जो आयोग मानता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 22 का सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है वो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है 23। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझ लिए होंगे तो कर लिए होंगे। और इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। जो सही आंसर होने वाला है इसका वो आप देख सकते हैं 23 का थर्ड ऑप्शन सही होने वाला है, यानी कि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है क्वेश्चन नंबर 24। लॉरेन कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2 या स्तर 3? ये आपने उनकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। फिलहाल मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। तो भाई 24 का सेकंड ऑप्शन सही होने वाला है, यानी कि स्तर 1 इसका सही आंसर होगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है 25। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताइए। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई 25 का फर्स्ट ऑप्शन सही होने वाला है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है क्वेश्चन नंबर 26।
अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना या पार्श्वकरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर, ये भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। फिलहाल इसका सही आंसर क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई 26 का थर्ड ऑप्शन सही होने वाला है, सबसे ऊपर ही है। तो थर्ड ऑप्शन है भाई सहारा देना, यानी कि इसके फोल्डिंग, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन, भाई बहन एवं अध्यापक। ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर सही नहीं दे सकता सिवाय सीबीएसई के। तो चलिए उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 27 का थर्ड ऑप्शन सही होने वाला है, यानी कि जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है माता पिता एवं भाई बहन, इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अगेन थ्योरी से क्वेश्चन। 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 11 से 18 वर्ष। अगर आपको पता होगा तो आपने सही आंसर दे लिया होगा, नहीं तो चलते हैं हम सही आंसर की ओर। तो 28 का भी थर्ड ऑप्शन सही होने वाला है, यानी कि आपका 6 से 11 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण, वाद विवाद, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको अगर पता होगा तो आपने किया होगा। फिलहाल आप जो भी क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं, फिर चलिए उसको देख लेते हैं कि आपने सही टिक किया है या नहीं किया है। तो भाई 29 का भी थर्ड ऑप्शन ही सही होने वाला है, यानी कि प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद इसका सही आंसर होगा। और अब हम चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 30। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना चाहिए। प्रतिबिंब करता है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो अगर आपने प्रेरणा टॉपिक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो 30 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होने वाला है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है आपका प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, इसका सही आंसर होगा। आई होप आपने सही मार्क किया होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अब चलते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो पे और देखते हैं और भी क्या कुछ अभी बाकी है इस वीडियो में। क्वेश्चन बस इतने ही थे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यार जो भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जो भी सजेशंस होंगे उनको भी दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, और उसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में एनवायरनमेंट के। तो तब तक टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।